हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और अपना पूरा ध्यान रखा भी होगा। होली का त्यौहार आपका कैसा गया? उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा। हालांकि जहाँ तक मेरे को सुनने में आया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और शायद टाइमिंग भी दे रखा होगा, कुछ अजीब सा माहौल है। वैसे खैर ये सही भी है कि जब हम कलर खेलते हैं तो टच करते हैं एक दूसरे को, और उस केस के अंदर चांसेस हैं कि शायद केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए शायद ये एक अच्छा डिसीज़न भी है। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि होली के पर्पज़ से जब हम बात करें तो शायद ये बहुत हद तक सही डिसीज़न था कि रोक लगाई जाए। और तो खैर सभी के मन की बात है, त्यौहार में सबका हर्षोल्लास अलग ही होता है, तो उनको जो होली खेलते हैं उनको ज़रूर थोड़ी ठेस पहुँची होगी। चलिए, तो भी इस बार एक साल तो एडजस्ट कर सकते हैं हम। पिछले साल भी खैर ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में, लेकिन हाँ, जब हम खुद सही रहेंगे तभी जाके तो आगे के त्यौहार बना पाएंगे भाई, हैं। हालत ही खस्ता हो गई तो फिर कहाँ से त्यौहार एंजॉय कर पाएंगे। चलिए, तो आगे का भविष्य को सोचते हुए डिसीजन शायद सही ही होगा। ऑलराइट, चलिए, तो चैप्टर आप सभी को पता है चालू हो चुका है। हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन क्लास चल रहा है। और लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा तो ये शायद अब तक का सबसे बड़ा वीडियो था इस पर्टिकुलर फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल का। मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, इवन 1.5 घंटे का भी मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, लेकिन ये शायद 1:45 मिनट्स का था ना, 1 hour 45 minutes के ऑलमोस्ट का था। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे आज देख लेते हैं। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक ठाक है, मैंने जहाँ तक मैं देख पाया हूँ मेरे को तो ठीक ही लगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक आध शायद आपको अलग भी लगा होगा, क्योंकि NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो बहुत कुछ डाल देते हैं, लेकिन हम RBSC के सिलेबस से ही काम करेंगे। तो और वैसे RBSC का सिलेबस अदर पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब यूपी बोर्ड वालों का भी सिलेबस वही हो गया है अब, जो RBSC का सिलेबस है, जो कि एक बच्चे ने मेरे को भेजा था यूपी बोर्ड का। तो मैंने देखा कि वही पॉइंट कटे हुए हैं जो RBSC बोर्ड ने काट दिए हैं। ठीक है, तो सभी का सिलेबस अब सेम ही हो गया, चाहे कोई NCERT की बुक को भी फॉलो करता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैं वापस से यही काम कर रहा हूँ, इतने ही पार्ट के ऊपर डील करूँगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। मतलब किसने पहली बार पता लगाया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है? फैराडे, फ्लेमिंग, लैंज तथा रुमकाफ द्वारा। ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है, देखना पड़ेगा कि ये वैज्ञानिक इन्होंने किया गया था। फैराडे, हमने फैराडे के प्रयोग पढ़े हैं, और फैराडे एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने देखा था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कैसे होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या भाई? फैराडे। जहां तक देखा जाए तो शायद ये कट गया होगा, है ना। ऑलराइट, दूसरा देखिए, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है ना, कुंडली के पास कौन सा ध्रुव लेकर के जा रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव लेकर के जा रहे हैं, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी? देखिए क्या बोल रहा है वो, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये चुंबक है, चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और आप इस दक्षिणी ध्रुव को किसी कुंडली के पास में लेकर के जा रहे हैं, तो क्या होगा? इस कुंडली में प्रेरित धारा बनेगी, सीधी सी बात है। अब आपको ये बताना है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। सीधी सी बात है कि जब आप एस ध्रुव को लेकर के आओगे तो यहाँ पे पास आने का विरोध होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो प्रतिकर्षण कैसे होगा? तो जब यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर भी क्या हो बच्चों? ऐसे ही हो। ठीक है, तो धारा एस है, यू। ठीक, ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। कौन सी है बच्चों? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, बहुत सारे बच्चों को शायद कंफ्यूजन होता होगा, दक्षिणावर्त कैसे कहते हैं, वामावर्त कैसे कहते हैं। एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, जब आप उत्तर और दक्षिण लिखते हैं ना, तो ये ऊपर वाले तीर के निशान को गौर करो, ये किसकी ओर जा रहा है? ये अगर नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है मतलब कहाँ की ओर जा रहा है? साउथ की ओर। साउथ को बोलते हैं दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिणावर्त। ठीक है, और दक्षिणावर्त का उल्टा क्या होगा? वामावर्त होगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये देखिए कि अगर ऊपर वाला तीर साउथ की ओर जा रहा है तो दक्षिणावर्त है। ठीक है, और अगर ऊपर वाला तीर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एन होगा तो नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, तो फिर वो वामावर्त हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर अभी क्या है? दक्षिणावर्त है, ध्यान रखिएगा।
हाँ, अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। लेंज का नियम संबंधित है, मतलब लेंज का नियम जो है वो किससे संबंधित है या किस नियम का पालन करता है? आवेश संरक्षण के नियम का नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा। द्रव्यमान से, ऊर्जा से और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, नहीं भाई, ऊर्जा से रिलेटेड है। लेंज का नियम किससे रिलेटेड है बच्चों? ऊर्जा से रिलेटेड है भाई, कि जब हम चुंबक को मूव करेंगे तो ही यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, है ना। यहाँ पे यांत्रिक कार्य करोगे तो ही यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर यहाँ पे यांत्रिक कार्य नहीं करोगे, मतलब अगर चुंबक स्थिर होगी तो फिर यहाँ पे कोई धारा भी नहीं बनेगी, मतलब यहाँ पे कोई विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगी। तो यहाँ पे यांत्रिक कार्य किस में कन्वर्ट हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ध्यान में रखें। चौथा देखिए, फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ बोल रहा है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि देखो धातु का गोला बोल रहा है। धातु का गोला मतलब पूरा का पूरा धातु का बना होगा वो गोला, और वो किस में गतिमान है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, और फिर वो क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। रीजन क्या है? उस धातु के गोले में भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही होंगी। कंडीशन अप्लाइड, वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करना चाहिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गति कराया जाता है, तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसमें क्या उत्पन्न होंगी? भंवर धाराएं। भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो धातु के गोले को क्या करेंगी? गर्म कर देंगी भैया। ठीक है, एक तो उसकी गति को कम करेंगी और गर्म कर देंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है? नहीं। दृश्य धारा उत्पन्न होती है? नहीं। भंवर धारा उत्पन्न होती है? बिल्कुल सही है। क्या भाई? भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, भंवर धारा उत्पन्न होती है उस धातु के गोले में। ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आएगा इसका। पांचवा देखिए, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? क्या होता है स्वप्रेरकत्व? एल, है ना। और एल का मात्रक मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में। क्या होता है बच्चों? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ध्यान में रखिएगा, हेनरी। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल एच। ठीक है, सिक्स्थ देखिए, छठा में क्या बोल रहा है वो? धातु से बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। देखो धातु का एक गोला और उसे चुंबकीय क्षेत्र में क्या करवा रहे हो? गति करवा रहे हो। गति कराओगे तो उस धातु के गोले में क्या बनेंगी? भंवर धाराएं बनेंगी। भंवर धाराएं क्या करती हैं बच्चों? गति का विरोध करती हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय अवमंदन का केस किस में पढ़ते हैं हम? भंवर धाराओं में ही पढ़ते हैं। ठीक, तो गति का विरोध होगा तो उसकी गति धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अंततः वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो गति त्वरित हुई या फिर कम हुई? अवमंदित हुई। बताओ कैसी हुई? अवमंदित हुई, कम हो गई है। ठीक है, तो गति कम होती जाती है, ध्यान में रखिएगा। त्वरित नहीं भैया, हम यहाँ पे त्वरण का मतलब क्या समझ रहे हैं? बढ़ना समझ रहे हैं। अवमंदित, ये बिल्कुल सही है, वेग कम होता जा रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो बहुत एक्यूरेट है यहाँ पर। सातवां देखिए, अवमंदित, इसका ये होगा एग्जाम में ये, और इसका ऑप्शन क्या था? इसका बी था, तो वो लगा के आइएगा। फिर सातवां देखते हैं, सातवें में क्या आएगा? सातवां बोल रहा है किसी धारावाही प्रेरित, धारावाही प्रेरित मतलब धारावाही कुंडली मान लो ना, आप सभी को पता है, जिसमें बहुत सारे फेरे हों, से संबंधित चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा के बीच में समानुपातिकता का संबंध होता है। बिल्कुल होता है भैया। कैसे होता है? देखो, ऊर्जा U बराबर हाफ LI²। इस चैप्टर का एक भाग है जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। रीज़न ये है कि चांसेस बहुत कम है इसके आने के, इसलिए नहीं डिस्कस किया था। लेकिन आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है इस चीज़ को। तो ऊर्जा U जो है वो आप देखेंगे कि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके? ऊर्जा जो है वह धारा के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। ध्यान में रखिएगा। तो U समानुपाती I²। डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा है ये ऑप्शन? डी ऑप्शन है बच्चों। फिर आठवां देखिए, आठवां क्या बोल रहा है? लंबाई L के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत V चाल से गतिशील कराने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा। देखो, एक छड़ जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो विवेग से, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई? BVL। सभी को पता होना चाहिए, है ना। इस चीज को ध्यान में रखो, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल भी बनता है BVL पे। ठीक, तो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है इसका।
क्या है इसका ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए एक बार के लिए मैं इसे हटा देता हूं। बच्चों लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। वो आपके लिए मतलब मैंने सारे इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन उस वाले वीडियो में है। सभी डेरिवेशन बोल रहा हूँ, सारे डेरिवेशन किए हैं मैंने उसमें। तो वन शॉट वीडियो हो गया है वो। जैसा आप बोलते रहते हो सर वन शॉट वीडियो बनाओ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 8 मतलब ऊपर वाले में ही में ए तथा बी सिरों पर विभव क्रमशः VA और VB हो तो, हाँ ये सवाल हुए ना भाई, ये सवाल हुआ। अच्छा सवाल है ये। देखिए भाई क्या है, तो अगर मैं 8वां सवाल देखता तो ये कुछ ऐसा है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक। और उसमें एक चालक छड़ ऐसे रखी हुई है, उसका ए सिरा ये है, बी सिरा ये है, और इस तरफ वो V वेग से गतिमान है, ठीक है, V चाल से गतिमान मान लीजिए। अब क्या हो रहा है भाई, तो आपको ये देखना है कि A और B पर विभव अगर V और VB है तो आपको ये देखना है कि बराबर है या ज़्यादा है या फिर क्या केस है। तो सिंपल सा तरीका समझिएगा बच्चों, मेरे को ये देखना है कि कौन सा भाग प्लस का है और कौन सा माइनस का है। क्या तरीका था, सबसे पहले राइट हैंड लो, अंगुलियां किसमें, वेग की दिशा में, और उनको मुड़ाओ कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वेग था आगे की ओर, तो ये ऐसे घूमी, तो फिर अंगूठा कहाँ की ओर गया, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर गया तो ऊपर वाला भाग कैसा, प्लस का, और नीचे वाला भाग कैसा, माइनस का। तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो विभव है, VA पे जो विभव है वो ज्यादा है किससे, VB के विभव से। क्लियर, एक तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इन दोनों का विभवांतर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इन दोनों के मध्य विभवों का अंतर ही क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और वो किसके बराबर है, BVL के बराबर है। ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए VA का मान VB से ज्यादा है, भाई ये तो सही है, A सही है, B गलत है भाई, VB का मान ज्यादा है नहीं, और दोनों बराबर, ये तो बिल्कुल गलत है। VA माइनस VB बराबर BV बटा L, यहाँ गलती हो गई, ये उसने BV बटा ऐसा L लगा रखा है ना, नहीं BL बटा V दे रखा है, उसने क्या दे दिया, BL बटा V दे दिया, ये गलत हो गया ना भाई। अगर ऐसा लिख देता BVL तो ये भी सही होता, ठीक। लेकिन अभी जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सबसे सही दिख रहा है वो कौन सा है बच्चों, ये है, कौन सा, A ऑप्शन सही सी, ठीक है। तो ये A ऑप्शन के ऊपर टिक लगा लीजिएगा। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक आयताकार घूर्णन करती हुई कुंडली जो है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, BAN ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये होता है, ठीक। ये पर्टिकुलर केस हम क्यों पढ़ते हैं, डायनेमो जनित्र को बताने के लिए। जनित्र का सिद्धांत उसी के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो अगर जनित्र का मेरे को डेरिवेशन करना होता है ना, तो मैं वापस से वही डेरिवेशन करता जो हमने उस आयताकार घूर्णन करती हुई कुंडली के लिए किया था, ठीक है। तो जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कौन, जनित्र बच्चों। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो मतलब जनित्र हो गया, जनरेटर हो गया है, ठीक। तो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। B ऑप्शन है इसका। अच्छा सवाल था ये, लेकिन शायद नहीं आया हमारे। 11वां देखो, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, ये वापस से आ गया क्या भाई, हेनरी लिख लीजिएगा, ये वो का वही आ गया। 12वां देखिए, 12वां क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली, स्मॉल m आया है, 10 की घात -3 हेनरी, ठीक बात है। इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू L इंटू आई। L कितना, 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 2,
5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 की घात -3, इसका मतलब 10 की घात -2 और मात्रक क्या, वेबर। ठीक है, 10 की घात -2 वेबर। ओके, ऐसा नहीं दे रखा तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं क्या, 0.01 वेबर लिख सकते हैं ना, तो 0.01 वेबर आएगा। सी ऑप्शन इज परफेक्ट। क्या है इसका ऑप्शन, सी लगा लीजिएगा। ऐसे सवाल आ सकते हैं, ये छोटे छोटे सवाल 1 नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, बनते भी हैं भाई। आगे देखिए, और आपके बुक के क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं हर बार बोलता हूं हर एक वीडियो के अंदर कि बुक का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मुख जुबानी हो जाना चाहिए, चाहे रटो, चाहे समझो, चाहे कैसे भी करो भाई। ठीक है, लेकिन वो याद होना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वैसे रटने की तो आवश्यकता ही नहीं है, फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जो रटने के लिए काम ही नहीं देता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन्हें पैटर्न को समझो कि उनका पैटर्न क्या है। ठीक है, अगला देखिए 13वां, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। ठीक बात है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, अब देखो कौन सा सवाल है ये, 13वां। एक चुंबक, ये चुंबक मान लो, ये N और ये S, और किसी चालक के पास में स्थित है। चालक को मान लो कोई भी कुंडली। ठीक, तो इस चालक में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होगी, तो एक तरीका क्या है भाई, इस चुंबक को इसके पास में लेकर के जाओ या दूर लेकर के जाओ, एक तरीका ये है। या फिर इस वाले चालक को इसके पास लेकर के जाओ या दूर लेकर के जाओ, दूसरा तरीका ये है। फ्लक्स दोनों में चेंज होगा। या फिर दोनों को ही क्या कराओ, गति कराओ, दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर के जाओ या एक दूसरे के पास लेकर के आओ, कैसे भी करो लेकिन गति कराओ। ठीक, तो कब उत्पन्न हो सकती है इसमें धारा, तो हम कह सकते हैं 3 केस, चालक को भी गति करवा सकते थे, चुंबक को भी गति करवा सकते थे और दोनों को एक साथ गति करा सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इन दोनों के मध्य सापेक्ष गति होनी चाहिए। तो केवल चुंबक गतिशील हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ चुंबक ही गतिशील हो तब नहीं, चुंबक और कुंडली दोनों हो सकता है। केवल चालक गतिशील हो, नहीं ऐसा नहीं है, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। देखो डी ऑप्शन कितना सही है। ठीक है, डी में दोनों बोल रहा है। आपेक्षिक गति का मतलब क्या हो गया, दोनों गतिमान हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक गतिमान हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत सही है। तो हम बोलेंगे कौन सी गति बच्चों, डी। ये ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। फिर 14th देखिए, इसका क्या आएगा, डी आएगा भाई। दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए, सापेक्ष या फिर आपेक्षिक गति होनी चाहिए। आर प्रतिरोध तथा भुजा L का एक वर्गाकार सुचालक लूप जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लूप अपने ही तल में एक समान वेग v से गतिशील है। ठीक बात है, वेग की दिशा भुजा के लंबवत है, चलो ये भी मान लिया। यदि उस स्थान पर एक समान स्थायी चुंबकीय क्षेत्र B वर्ग के तल के लंबवत हो तो लूप में प्रेरित धारा होगी। ऑलराइट, देखिए आपको लूप में प्रेरित धारा देखनी है, और ये लूप जो है कैसा लूप है, देखो समझो इस चीज को। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, और लूप किस में गति कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ही गति कर रहा है। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, वो बोल रहा है कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ही वो लूप क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आयताकार ले लो या वर्गाकार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मानो, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B2 मानो। ठीक, लेकिन चूंकि ये तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो B1 का मान किसके बराबर है बच्चों, B2 के। तो फिर किसी भी आयताकार या फिर वर्गाकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, B1 माइनस B2 L इंटू V या V इंटू L, यही तो होता है। ये दोनों तो बराबर है, तो B1 माइनस B2 कितना हो जाएगा, 0, और 0 को किसी भी चीज से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, 0 है ना। तो सवाल को समझा आपने कि वो किस में गतिशील है, एक समान स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें अगर गतिशील है तो भैया फिर 0 आएगा। ठीक, तो कितना आएगा इसका ऑप्शन डी आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा।
15वां सवाल देखा जाए तो आपके कोर्स का कोई भाग नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कुंडलियां देखोगे, मतलब ये जो प्रेरकत्व है ना, ये कुंडलियां जो है, ये प्रेरकत्व है, ये कौन से क्रम में लगी हुई हैं, तो आप संधारित्र को रिमेंबर करो या प्रतिरोध को रिमेंबर करो, इस तरीके का सवाल करवाया है मैंने। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों कुंडलियां एक दूसरे के समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में मत समझ लेना देवताओं, कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ये कुंडलियां जो है वो एक दूसरे के समांतर क्रम में है, और इस तरीके का स्वप्रेरकत्व जो है बच्चों, वो प्रतिरोध के हिसाब से ही काम करता है। तो अगर स्वप्रेरकत्व जो है वो क्या कह रहे हैं इसको, समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध के समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओ, और श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओ। यहां पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो 1 2 और 3 ऐसा है, और फिर यहां से एक लाइन ऐसे निकाल दी और एक लाइन ऐसे निकाल दी। ठीक, और बोल रहा है ए और बी या फिर पी और क्यू के मध्य क्या निकालना है आपको, स्वप्रेरकत्व, परिणामी स्वप्रेरकत्व निकालना है। ये शायद 3 हेनरी का या 3 मिली हेनरी का है, 3 हेनरी का है ये सवाल नहीं आएगा तो आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे मूव कर लीजिएगा, देखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूं ये कौन से क्रम के अंदर है। इस वाले पॉइंट को x लिखो, इस वाले पॉइंट को y लिखो। तो a से लेकर b तक जाने के कितने रास्ते, मैं हर बार ये बताता हूं। तो a से गए डायरेक्ट y पर तो कुछ आया ही नहीं, है ना, a से गए डायरेक्ट y पर तो कुछ आया ही नहीं, और y से b पर जाओगे, सॉरी y से b पर जाओगे तो एक कुंडली आएगी L3। ठीक, a से जाओ y पे कुछ आया ही नहीं, y से जाओ x पर एक आ गई, और फिर जाओ यू, फिर a से जाओ x पर एक आ गई, और x से जाओ b पर। ये ऐसे रास्ते हैं, और इनसे हमें क्या पता चलता है, a और b के बीच में ये तीनों कुंडलियां कौन से क्रम में लगी हुई हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो फिर क्या होगा, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जैसा प्रतिरोध काम करता है ना, वैसे ही कुंडलियों में भी होता है। तो फिर ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3/3, मतलब 1। ये 1/L इक्विवेलेंट है, तो L इक्विवेलेंट भी इतना ही होगा क्या, 1, और क्या, हेनरी। इस तरीके से आप कर सकते हो, 1 हेनरी आएगा इसका आंसर, तो लगा लीजिएगा 1 हेनरी ए ऑप्शन है। फिर देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। ठीक है, तो लेंज का नियम तो वैसे भी ऊर्जा संरक्षण पे ही तो आधारित है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9th चैप्टर के, और मेरे हिसाब से बहुत ईजी हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन प्लीज कर लीजिएगा। मैं वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं हर बार, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन को देखते रहें आप, है ना, डिस्क्रिप्शन को देखते रहो, आपको वहां लिंक मिलता जाएगा। चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है, उपयुक्त शब्दों या अंकों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उपयुक्त शब्दों या अंकों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल है। पहला सवाल देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, चुंबकीय फ्लक्स एक राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। फिर इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चलिए दूसरा देखिए, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उससे निकट रखी अन्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, बताओ भाई। एक कुंडली में धारा चेंज करी तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली का फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें क्या उत्पन्न हुई, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ये घटना क्या थी, अन्योन्य प्रेरण था या स्वप्रेरण था, अन्योन्य प्रेरण। ये घटना कौन सी है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अच्छा सवाल है ये। फिर फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, धातु की प्लेट का प्रतिरोध बहुत क्या होता है, कम होता है।
ठीक है। अतः भंवर धाराएं बहुत अधिक होती है। देखो प्रतिरोध कम होगा तो वहां से फिर धारा ज्यादा बहती है। तो ये बात ध्यान रखना, धातु की प्लेट का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, अतः उससे गुजरने वाली धारा बहुत अधिक होती है। ये ध्यान रखो, प्रतिरोध कम होगा तो वैसे भी धारा ज्यादा होगी। आगे देखें, 5वां देखो क्या बोल रहा है। किसी प्रेरित, मतलब आप समझ गए ना, वो स्वप्रेरण वाला केस आ रहा है, एल वाली कुंडली वाला केस आ रहा है, में संचित चुंबकीय ऊर्जा यू का मान उसमें प्रवाहित स्थायी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये अपन ने लास्ट में भी देखा था, ठीक है। तो I² के आएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती, तो वर्ग बढ़ लीजिएगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग लिखना था। फिर छठा देखिए, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के कारण होता है, किसके कारण, भंवर धाराओं के कारण होता है। ये अपन ने डिस्कस किया है। रुद्रदौल धारामापी इसी में तो काम करता है ना, भंवर धाराओं के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, 7वां बता रहा हूं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से गुजरने वाले के समानुपाती होता है। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती या तुल्य होता है। तो पूरा लिखना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अरे प्रेरित विद्युत वाहक बल तो इसी के ही है, और प्रेरित धारा बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होती है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, प्रेरित धारा नहीं, प्रेरित आवेश, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल बहुत अच्छे थे। एक चीज़ ध्यान में रखो, 1 नंबर से अगर इसमें छोटा सवाल बैठ जाएगा तो क्या होगा, मेरे को जो सही लग रहा है वो ये है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किन कारकों पे निर्भर करता है, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक किन कारकों पे निर्भर करता है। ये 2 बहुत अच्छे सवाल हैं जो अनरेटेड है, मतलब गौर ही नहीं करते हैं, लेकिन सवाल बहुत अच्छे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि इनमें क्या करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, जैसे भी करें, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को लगातार देखें। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपका कोई सुझाव हो तो वो बताएं। आप जिस तरीके के सुझाव भेजते हैं मैं उनका रिप्लाई करता जा रहा हूँ बच्चों। आप सभी को एक साथ चीज़ें खानी, एक साथ खाने से अपच हो जाता है बच्चों, तो सिक्वेंशियली चलिए, है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलें, अच्छे से समझ में आएगा, पचेगा भी, ठीक है। चलिए, और जैसे जैसे ये वीडियोस होते जा रहे हैं, डेरिवेशन याद करते जाएं, प्लीज़ डेरिवेशंस याद कीजिए, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि न्यूमेरिकल सिर्फ कितने नंबर के आएंगे, सिर्फ कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे। बच्चों न्यूमेरिकल आएंगे सो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो शायद 2 नंबर का भी आ जाए तो वो शायद 20 नंबर के भी आ जाए, उन्हें कोई रोकने वाला तो है नहीं भाई, क्योंकि पेपर सेट करने वाले तो हर BSc वाले हैं। अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए, हमें सारी बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना, हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, वो जो चीज़ आती है उसे बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।